वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोगों को 2 होमवर्क दिया गया था और आप लोगों को उसको बनाना चाहिए क्योंकि दोनों ही आसान हैं और दोनों ही डिस्कस किया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें कि मैंने आपको कहा था कि 6 बल्ब हैं और प्रत्येक की रेटिंग कितनी है, पावर रेटिंग 75 वाट है, वोल्टेज रेटिंग 110 वोल्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 6 बल्ब्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, है ना, तो प्रत्येक से कितना करंट जाएगा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आपके घर की सिचुएशन है ना। आपके घर में सप्लाई आया 220 वोल्ट और आपने जितने भी इक्विपमेंट्स है आपके घर के, बल्ब, फैन, टीवी, फ्रिज, सबको आपने पैरेलल में कर रखा है। तो किसी भी इक्विपमेंट से करंट निकालने के लिए आप इस न्यूमेरिकल को और करते, है ना, तो जैसे इसको बना सकते हैं वैसे किसी भी इक्विपमेंट से आप करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज सोर्स 110 है, सबको कनेक्ट कर दिए, लेकिन करंट निकालने के लिए हमको हर एक का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। सब पैरेलल में है, सबके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, सबके क्रॉस 110 वोल्ट है। और करंट निकालने के लिए I = V/R, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 110, तो I कितना हो जाएगा, 110/R। तो करंट तो निकलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको R निकालना पड़ेगा। हमने न्यूमेरिकल किया था लास्ट क्लास में और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्विपमेंट की पावर और वोल्टेज रेटिंग दी हुई है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। तो चूंकि P का एक फॉर्मूला होता है P = V²/R, है ना। तो अगर किसी इक्विपमेंट की पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दी हुई है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V²/P। P = V²/R, तो R = V²/P, जो मैंने यहाँ किया। पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब 75 वाट, वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच बल्ब 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, तो प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, R = V²/P। तो V² मतलब 110 वोल्ट का होल स्क्वायर बाई P 75, तो प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 161.33। तो करंट क्या हो जाएगा, 110/161.33 = 0.68। कुछ लोगों ने बनाया है और आंसर भी भेजा, बाकी लोग नहीं बना रहे हैं, बनाइए। ये क्वेश्चन ना एसबीटी में पूछा हुआ है, आप पलट के देखिए, पिछले साल शायद, है ना, या हल्का सा उससे पिछले होगा, उसी में का ये क्वेश्चन है और आसान है। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं जानते तो फिर तो बहुत मुश्किल है, पेपर निकालना भी और आगे का कंपटीशन भी। नेटवर्क इज फुल्ली अबाउट योर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आप स्कोर कर पाएंगे और मजा आएगा सवाल बनाने में। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ये था कि अगर एक 100 वाट का बल्ब है और उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो वो जितना पावर कंज्यूम करता है उतना ही कितने 200 वाट और 220 वोल्ट बल्ब के करेंगे अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो अगर एक 100 वाट का बल्ब रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट है और अगर उसके क्रॉस 220 वोल्ट लगाएं तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट। 100 वाट 220 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 100 वाट। हम आपको बताए थे कि 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 100 वाट देगा या लेगा, लेकिन अगर कम वोल्टेज होगा तो कम पावर देगा बल्ब। आप क्या बोलते हैं जब आपके बल्ब डिम जलता है तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज कम है। सीधी सी बात है, वोल्टेज कम होगा तो करंट उससे कम फ्लो करेगा, हीट कम प्रोड्यूस होगा, लाइट कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर 220 वोल्ट होगा, 220 वोल्ट अप्लाई होगा तो 100 वाट करेगा। ठीक है, अब हमको ये पता लगाना था कि 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब कितने बल्ब सीरीज में कनेक्ट होकर के 100 वाट पावर कंज्यूम करेंगे। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए n नंबर ऑफ 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब को जब सीरीज में लगाएंगे तो वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेंगे, n नंबर। तो फिगर मैंने बनाया 220 वोल्ट, ये n नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब देखिए एक्चुअली क्या है कि इसमें हमको n टोटल पावर कंज्यूम पता है। ठीक है,
तो अगर टोटल पावर कंज्यूम हम n के टर्म्स में निकाल दें, उसको 100 से इक्वेट कर दें तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसमें हम लोगों ने बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकाला, V²/P, तो वैसे यहाँ पर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 220²/P, जो कि होगा 242 ओम। ठीक है, तो एक का 242 ओम है, तो n का कितना होगा, 242n ओम, 242n ओम होगा ना, 242 प्लस 242 प्लस 242 अप टू n टाइम्स। तो करंट कितना फ्लो करेगा, सीरीज सर्किट है, करंट कितना फ्लो करेगा, I = V अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट, है ना, I = V अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट। तो मैंने वही निकाला, I = 220/242n। तो टोटल पावर, करंट पता चल गया। अब टोटल पावर क्या होगा, इसमें जितना होगा प्लस इसमें जितना होगा प्लस इसमें सब में, तो एक में कितना होगा, I²R, है ना। तो करंट तो निकल चुका है, सीरीज है तो सब में यही करंट होगा, तो इसका स्क्वायर इंटू 242 ओम, ये एक का होगा। और टोटल का कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 242n, तो क्या हो जाएगा, टोटल पावर I² इंटू टोटल रेजिस्टेंस 242n। और ये हम लोगों को पता है कि कितना के बराबर है, 100 वाट के बराबर। यहाँ से निकालिएगा n = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि आपको इस पे ना प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ऐसे आप अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका अपना ही नुकसान है ना, क्योंकि नेटवर्क हम पहले से कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। चक्रवर्ती की बुक आपके लेवल के लिए बेस्ट है, उससे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का दो छोटा छोटा पार्ट बच गया, एक कलर कोडिंग और एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आइए सबसे पहले कलर कोडिंग को देख लेते हैं, आपको पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए। और इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस में कुछ नई चीज़ें होंगी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज आपका ये वाला पार्ट, रजिस्टर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। देखिए जैसा हम आपको पहले बताए हैं कि रजिस्टर का यूज, वैसे तो हर चीज़ में रेजिस्टेंस है, लेकिन पार्टिकुलरली रजिस्टर्स का यूज हम करते हैं जहां पर हमको करंट को लिमिट करना है, कम करना है ना। किसी डिवाइस से अगर करंट को लिमिट करना है, कम करना है, तो वहां पे एडिशनल रजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और रजिस्टर्स कई टाइप के होते हैं, कार्बन टाइप का, कंपोजिट टाइप का, बाउंड टाइप का, कई सारे टाइप के। लेकिन जनरली जो रजिस्टर्स आपको ज़्यादातर यूज में आएंगे वो कुछ इस टाइप का होगा। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, है ना, देख सकते हैं आप, ये कुछ इस टाइप का होगा। आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, रेडियो में या टेलीविज़न में, इस तरह से। तो ये एक रजिस्टर है। ठीक है, अब इसकी कितनी वैल्यू है वो हम पता करेंगे, लेकिन ये जो रजिस्टर है, ये इसकी जो भी वैल्यू है, इसको जिस भी इक्विपमेंट के साथ सीरीज में रखेंगे या पैरेलल में रखेंगे, तो ये क्या करेगा, करंट को लिमिट कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि देखिए, अगर किसी सर्किट में मान लीजिए 10 वोल्ट है और जो इक्विपमेंट है उसका अपना रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इससे करंट कितना आ जाएगा, I = V/R, 10 एम्पीयर। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, 10 एम्पीयर इससे करंट ना जाए, 10 एम्पीयर जाने पर डैमेज हो सकता है। हम चाहते हैं करंट को लिमिट करें, हम चाहते हैं करंट को 5 एम्पीयर करें। ठीक है, तो और हम इसके लिए हम इसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं ना, यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं R ओम का, ताकि करंट कितना फ्लो करे, 5 एम्पीयर। तो R की वैल्यू क्या हो, निकाल सकते हैं ना, 5 = I = V/R, 5 = 10/1 + R। ठीक है, तो 1 + R = 10/5 = 2, तो R = 1 ओम। तो 1 ओम का रजिस्टर अगर यहाँ पर सीरीज में लगा दें तो फिर करंट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो उस काम के लिए ही इन रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। अब ये रजिस्टर, ये पोर्सिलीन का है, अंदर में मटेरियल है जो कि उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब देखिए, इतने छोटे, जैसे कि मार्केट में आप जाएंगे और बोलेंगे हमको इतने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो इस पे जगह इतनी नहीं है कि इस पे लिखा जा सके, है ना, कि कितना रेजिस्टेंस का ये रजिस्टर है, इतनी जगह नहीं है कि इस पे लिखा जा सके।
तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इस पर कलर बैंड्स बनाए जाते हैं, है ना। कुछ कलर के या बैंड, आप नहीं दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, बट आप गूगल इमेज पे सर्च करके कई सारे फिगर्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो मेरे पास है, इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरफ जो है ना, ऐसे देखें अगर, तो बिल्कुल इस तरफ ग्रीन एक बैंड टाइप का ग्रीन का ये दिख रहा है, उसके बगल में जो है वो ब्लू है, फिर उसके बगल में जो है वो येलो टाइप का है ना, पीला टाइप का है, और फिर लास्ट में थोड़ा दूर पर जो है वो आपको गोल्डन है, पीला टाइप का है। अब क्या है कि इन कलर्स को देख करके आप इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस को पता लगा सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ कोडिंग है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जनरली अधिकतर जो रजिस्टर्स आपको मिलेंगे इस टाइप के, उसमें 4 ही बैंड होगा, कुछ में से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये 4 बैंड होते हैं, ठीक है। 3 बैंड जो होते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, 3 बैंड आपस में सटे होते हैं और एक बैंड थोड़ा सा दूर होता है, कलर बैंड, है ना। 3 बैंड आपस में सटे होते हैं और एक थोड़ा सा दूर होता है। और ये जो बैंड्स हैं, ये जो कलर बैंड्स हैं, हर कलर का अपना एक नंबर है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हर कलर का एक नंबर है, 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक, हर कलर का एक नंबर है। जैसे 0, जैसे अगर ब्लैक है कलर तो उसका नंबर होगा 0, ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4, इस तरह से हर एक कलर का एक नंबर असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम पहले उस साइड देखें, है ना, जिधर कि बैंड्स आपस में क्लोज है ना, बैंड जहां पर आपस में करीब करीब बनाया हुआ है, तो सबसे जो इस साइड का बैंड है, सबसे जो इस साइड वाला जो ए आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास है, इसको अगर हम आपको करें तो इस पे जो बैंड है बना हुआ, ठीक है, तो सबसे जो इधर वाला है वो है ग्रीन, ठीक है, आपको हाँ, सबसे पहला जो बैंड है इसका कलर है ग्रीन, उसके बगल में है ब्लू, उसके बगल में है येलो, और लास्ट में इधर है आपको गोल्डन, ठीक है। अब इन कलर्स को देख करके हम पता लगाएंगे कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखिए क्या तरीका है। जो पहला है, मतलब जब आप देखेंगे जो क्लोज वाले में जो सबसे इधर है, लेफ्ट है ए, वो आपको बताता है फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की पहली डिजिट को ये बताता है। तो जैसे यहां पर ग्रीन है, तो इस टेबल में से देखिए कि ग्रीन का क्या नंबर है, 5, है ना। तो यानी कि इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का जो पहला डिजिट होगा, पहला वैल्यू होगा, वो होगा 5, पहला डिजिट होगा 5। उसके बाद देखिए सेकंड बैंड, जो कि यहाँ बी लिखे, ये क्या है, सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें सेकंड में अगर आए तो ये है ब्लू, ब्लू का नंबर देखिए कितना है, 6 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर है, यानी ये हो जाएगा 56। अभी बाकी है तीसरा जो बैंड है वो है येलो, ठीक है, येलो। अब तीसरा क्या है बैंड, तीसरा सी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तीसरा बैंड ये बताता है कि आपका जो 56 आया, इसके बाद कितना जीरो लगेगा, है ना, या इंटू 10 टू द पावर कितना, उस कलर से यही पता चलता है। जैसे यहां पे देखिए येलो 4 है ना, येलो का नंबर कितना है, 4। तो इसका मतलब ये है कि 56 के आगे 4 जीरो लगेगा, या तो वैसे लिखिए या ऐसे लिखिए 56 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। 56 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखिए, 56 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए। तो जो तीसरा वाला है उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, और वो ये बताता है कि 2 डिजिट के बाद अब कितने इसमें जीरो लगेंगे, या 10 टू द कितने 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई होगा। और चौथे वाले को कहते हैं टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस क्या होता है, मेजरमेंट में आप लोग पढ़ेंगे टॉलरेंस, है ना।
तो टॉलरेंस क्या है कि टॉलरेंस आपको ये बताता है कि रेंज बताता है, ठीक है ना, कि किस रेंज में रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू वैरी करती है टेम्परेचर के साथ और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ वैरी करती है, लेकिन टॉलरेंस आपको ये बताता है कि टॉलरेंस ये बताएगा कि किस मैक्सिमम से लेकर के किस मिनिमम तक रेजिस्टेंस हो सकता है, मैक्सिमम से मिनिमम रेंज उसका क्या होगा, ठीक है। तो वो भी कलर पे डिपेंड करता है। अगर डी का कलर, अगर डी का कोई कलर नहीं है, या समझिए कि डी है ही नहीं, है ना, कोई कलर नहीं, क्योंकि कलर मतलब कलरलेस क्या होगा, अगर व्हाइट भी होगा तो उसका भी कुछ कलर होगा। तो अगर कोई है ही नहीं ये बैंड, है ना, तो उस केस में उसका टॉलरेंस होगा 20%, ठीक है। 20% मतलब क्या होता है हम देखेंगे अभी। अगर सिल्वर होगा उसका होगा 10%, और अगर गोल्डन होगा तो उसका टॉलरेंस होगा 5%। तो यहाँ पर क्या है, कलर गोल्डन है ना, थोड़ा दूर वाला जो बैंड है उसका कलर क्या है, गोल्डन। तो यानी कि इसमें हम लगाएंगे ±5%। अब देखिए कि ±5% का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगा 56,000 प्लस 56 प्लस 5% ऑफ ये पूरा प्लस 500 इंटू 56, एक और जीरो लगेगा यहाँ, 000 ये कट जाएगा, तो 56,000 प्लस 500 500 35 के 0 हासिल 3 5 25 25 3 28, ठीक है। तो आपको ठीक है ना, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गया और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 5,88,000 ओम, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगा 56,000 माइनस 5% ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56,000 माइनस 28,000। तो इसको आप कर सकते हैं 0 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 5,32,000। मतलब इस रजिस्टर जो मेरे पास है इसकी वैल्यू 5,32,000 ओम से लेकर के 5,88,000 ओम तक वैरी कर सकती है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। तो टॉलरेंस यही बताता है, बात समझ में आ गई। तो ये आप किसी भी रजिस्टर के कलर को देख करके उसके रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं और टॉलरेंस से उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसमें आपको 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो निकालना है। इसमें जो की पॉइंट है वो है इसको याद रखना, अगर ये याद रहेगा तो हो जाएगा। अब अगर ये है, अच्छा इसको याद करने का भी टेक्निक है, आप लोग को पता भी होगा कि जो इसके फर्स्ट लेटर्स हैं उनको आप ले लीजिए और बस ये याद रखिए कि 0 से स्टार्ट होते हैं और पहला जो है ब्लैक ब्राउन है, नहीं तो यहाँ ब्लू भी है, सॉरी। पहले लेटर्स क्या है, बी बी, इनको अगर हम लोग लिख लें जल्दी से, तो सिर्फ अगर पहले लेटर्स को लिखें तो ये हो जाएगा बी बी वाई, है ना, बी बी आर ओ वाई, बी बी वाई, और जी बी से लिखते हैं हम लोग, जी से लिखते हैं ग्रेट, और बी से ब्रिटेन, आप भारत भी लिख सकते हैं, और बी जो है उसको लिखते हैं वेरी, और फिर जो जी है, बी के बाद क्या है जी, इसको गुड, और जो डब्लू है इसको वाइन या वाइफ। तो भाई वाइन बोलना बिहार में गुनाह है ना, तो वाइफ, ठीक है।
तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आप याद अगर रहेगा, ये सेंटेंस अगर याद रहेगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो याद हो जाएगा ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बी से ब्लैक 0, फिर बी से ब्राउन 1, फिर आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, ठीक है। तो उस तरह से आप, फिर बी से ब्लू ग्रेट ब्रिटेन, वायलट ग्रे वाइट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और उस पे आपको फिर ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप एक बना के दिखाइए हमको। यहाँ पे पहला बैंड रेड है, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद सिल्वर, तो बनाइए। देखिए पहला लेटर रेड है, पहला बैंड का रंग का कलर क्या है, रेड है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस सीधे हम लोग लिख सकते हैं रेड, और रेड का नंबरिंग क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। फिर है ब्राउन, ब्राउन का नंबरिंग क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, इनटू ऑरेंज, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, और ऑरेंज का नंबर कितना है 3, यानी 21 × 10 टू द पावर 3, और प्लस माइनस सिल्वर का होता है कितना 10%, 21,000 प्लस माइनस 10%। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, 21,000 प्लस 10%, 21,000 माइनस 10%। तो ये भी एक टॉपिक है रेजिस्टेंस का, है ना, बस इतना ही, ज़्यादा इसमें है नहीं। और अब लास्ट जो टॉपिक है रेजिस्टेंस का, वो है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर का किसी भी मटेरियल के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि उस मटेरियल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है ना, वो आपस में कॉलिजन करने लगते हैं, उनके मूवमेंट में फास्टनेस आ जाती है, सबको पता है ये होता है। तो इस बेसिस पे आप खुद सोचिए कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। इंसुलेटर का क्या होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर का दोनों सोचिए, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का क्या होगा, और रेजिस्टेंस का क्या होगा। ये ऐसे मत सोचिए कि रो एल बाई ए से मत सोचिए, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। ऐसे सोचिए कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, चार्ज के मूवमेंट में जो प्रतिरोध होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर के लिए, और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा इंसुलेटर के लिए। थिंक, कंडक्टर्स के लिए, जो कंडक्टर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी काफी मात्रा में अवेलेबल हैं, ठीक है ना, दे आर अवेलेबल, ठीक है। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में और एटम्स के साथ कोलाइड बहुत ज्यादा करने लगता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनका कॉलिजन आपस में बढ़ता जाएगा, है ना, और उस कॉलिजन के कारण चार्ज के मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा। मेरी बात, आपस में कॉलिजन इतना ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ने से कि चार्ज के मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा। अगर चार्ज के मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज, ठीक है। यानी कि फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कारण आपको पता चला, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं है वो भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन सबका आपस में इतना कॉलिजन होने लगता है कि चार्ज को मूव करने में प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। इसलिए कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझेंगे, लेकिन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस का बढ़ना, ठीक है। अब आइए देखिए इंसुलेटर में, जो इंसुलेटर है उसमें नॉर्मल कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं।
वो सब अपने अपने एटम से बाउंडेड है। लेकिन जब इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब इंसुलेटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसके भी एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी को लेकर के बाहर निकलेंगे, है ना। और मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंसुलेटर्स में बढ़ेगी जब हम लोग उसको हीट करेंगे। जब इंसुलेटर को हीट करेंगे तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, कॉलिजन तो होगा, लेकिन पहले जहां चार्ज को मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे, अब टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी बढ़ गई, है ना, और उनका मूवमेंट भी पॉसिबल हो गया। सुन रही बात? तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, घटा कि बढ़ा? घट गया। क्यों? क्योंकि पहले के कंपैरिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी हैं, कॉलिजन तो हो रहा है, लेकिन पहले जहां कोई मूवमेंट नहीं था, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई है तो एक मूवमेंट शुरू हुआ है ना। इसलिए इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है। तो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है, जबकि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉलिजन बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो इंसुलेटर्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब देखिए कंडक्टर का, अच्छा ये चीज उल्टा भी है ना। जैसे हमने क्या देखा कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका उल्टा भी सही है, मतलब कंडक्टर का अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इनफैक्ट अगर आप कॉपर का देखें, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर की एक्सिस है और ये रेजिस्टेंस की एक्सिस है कॉपर के लिए, तो कॉपर का अगर आप देखिए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कॉपर का कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कॉपर का RCU, कॉपर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। लेकिन इस प्लॉट को अगर हम पीछे प्लॉट करें, टेम्परेचर तो माइनस में भी हो सकता है ना। तो ये देखा गया कि अगर टेम्परेचर हम -234.5 डिग्री सेल्सियस कर लें तो R कॉपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कॉपर का रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, लेकिन कितने टेम्परेचर पर, -234.5 डिग्री सेल्सियस पर। रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो कम वोल्टेज पर भी बहुत करंट मिलेगा, I = V/R। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया या बहुत कम हो गया तो कम वोल्टेज पर भी आपको, ये तो I = V/R, ये एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो मतलब वो सुपर कंडक्टर बन गया। तो बहुत लो टेम्परेचर पे कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि जैसे अब एक पोल से दूसरे पोल के बीच में कॉपर लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है कॉपर का, और आपको उसको सुपर कंडक्टर बनाना है, तो आपको तो उसके चारों तरफ -234.5 डिग्री सेल्सियस बनाना होगा। ये कैसे करोगे, है कि नहीं? चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर है। तो प्रैक्टिकली ये अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, और -234.5 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का रेजिस्टेंस 0 हो सकता है। 0 का मतलब है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम भी हो तो भी रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट इनफाइनाइट हो सकता है। मेरी बात, लॉसेस वगैरह बहुत कम हो सकता है, I2R लॉसेस वगैरह जो, तो ये तो एक प्रैक्टिकल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन फिजिकली व्यवहारिक रूप से पॉसिबल अभी नहीं है। क्या है? तो हमको ये देखना था, और हमने ये देखा कि टेम्परेचर कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटने पे रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, अच्छा कंडक्टर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है अल्फा ओम पर डिग्री सेल्सियस। इसको समझिए, ठीक है ना। कॉपर की अगर बात करें तो नहीं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये आपको ये बताएगा कि टेम्परेचर राइज होने पर रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर राइज होने पर रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा ये बताता है, ठीक है। और हर मटेरियल का अल्फा अलग अलग होता है, क्योंकि हर मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ने पर कितना कॉलिजन होगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स और निकलेंगे वो सब में अलग अलग है, क्योंकि सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है। तो हर मटेरियल का तो अल्फा अलग अलग होता ही है, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, और उसके साथ साथ हर टेम्परेचर का भी अल्फा अलग अलग होता है ना। क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद अब कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अगले के बाद कैसा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर कैसा है, 5 पर कैसा है, 15 पर कैसा है, सब पे अलग अलग है। इसलिए हर एक मटेरियल का अल्फा अलग अलग होता है और हर एक टेम्परेचर का भी अल्फा अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको अल्फा कॉपर का बताएं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू है 0.00428 ओम पर डिग्री सेल्सियस। अगर 5 डिग्री सेल्सियस पर देखिए तो इसकी वैल्यू है 0.00418 और 10 डिग्री सेल्सियस पर देखिए तो वैल्यू है 0.00409। अब हर एक टेम्परेचर अलग अलग होगा। अब ये बताता क्या है, ठीक है। ये देखिए ओम पर डिग्री सेल्सियस तो है, बात समझिए। इस हाई वैल्यू से समझने में आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए कि किसी मटेरियल का अल्फा 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम पर डिग्री सेल्सियस है, 1 ओम पर डिग्री सेल्सियस है, और उस मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम है, ठीक है। कोई मटेरियल है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 20 ओम और अल्फा है 1 ओम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये अल्फा ये बताता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर में राइज हुआ, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर में राइज होता है तो जो रेजिस्टेंस है वो 1 से नहीं 1 टाइम्स बढ़ जाएगी, 1 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा 1 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 था तो 20 प्लस 20 इंटू 1 यानी 40, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज होगा तो 1 टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगर 20 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तब 20 टाइम्स बढ़ जाएगी। तुम्हारी बात यानी कि R 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 20 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 टाइम बढ़ता है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब जैसे यहां पर 20 इंटू 1 किए है ना, तो यहां पर 20 इंटू 20 करेंगे, 1 टाइम्स बढ़ता है और वहां पे 20 टाइम्स बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 420 ओम। और इसको हम लोग एक फॉर्मूला से भी आपको बता देंगे। लेकिन ये जो अल्फा है इसका मतलब समझ रहे ना, अल्फा हर मेटेरियल के लिए अलग अलग है और अल्फा आपको ये बताता है कि पर डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा। जैसे कॉपर का 0 डिग्री सेल्सियस अल्फा है 0.00428 ओम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि अगर कॉपर के लिए एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा, 0.00428 टाइम्स बढ़ेगा। 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 1000 होगा। तो ये इस तरह से बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको, जैसे एक तो फॉर्मूला इसी पर है ना, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए इसके न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। उन फॉर्मूलाज के प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है और प्रूफ इन्हीं सबसे आता है जो मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाया उन्हीं का आता है। लेकिन कुछ फॉर्मूलाज हैं इसमें कि पहला फॉर्मूला ये है, हम लिख देते हैं फॉर्मूला पहले आपको। देखिए
पहला जो फॉर्मूला है बेसिकली इसमें आपको इसका यूज पड़ेगा, इसका यूज पड़ेगा ज्यादातर, और इसका यूज पड़ेगा, इसका यूज कम पड़ता है, ज्यादातर इसका और इसका यूज पड़ेगा आपको। पहला है कि इफ अल्फा एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू अल्फा नॉट, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा नॉट है और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर नॉट है, तो किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको अल्फा नॉट पता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको आर नॉट रेजिस्टेंस पता है, तो किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, RT इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट टी ओम। ये सब आपको नोट्स में चला जाएगा। लेकिन देखिए अभी जो हमने एक केस देखा था कि हमारे पास, देखिए उस चीज को इस फॉर्मूला पे बैठा है, हमारे पास अल्फा नॉट था 1 और आर नॉट था 20 ओम और T इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना था, जो कि आया था कितना, 420 है। जरा चेक कर लेते हैं इस पे। तो RT या R 20 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, R नॉट मतलब 20 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट यानी 1 इंटू T यानी 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 21, तो 420 वैलिड है। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान में रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है अल्फा नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पता रहता है। देखिए इसके क्वेश्चंस में मेनली आपको यही ध्यान में रखना है कि इन चारों में से किस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, कभी कभी एग्जाम में ये फॉर्मूला ही सीधे पूछ देते हैं, ऑप्शन ये फॉर्मूला ही रहता है, ठीक है, और इन्हीं में से पता करना रहता है ऑप्शन क्या सही है। तो फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए आपको, और न्यूमेरिकल्स में मेनली ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमको रिजल्ट जल्दी दे सकता है, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये आप समझ गए। दूसरा, अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा पता है अल्फा नॉट और किसी दूसरे टेम्परेचर पे अल्फा निकालना, तो उसके लिए भी उपाय है। किसी भी टेम्परेचर T पे अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा T इक्वल टू अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T, ठीक है। तीसरा, अगर आपको T1 मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री पर T1 पे अगर अल्फा 1 पता है, T2 पे अगर अल्फा 2 पता है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई अल्फा 1 प्लस T2 माइनस T1। तो ये जो है ये तो आपको ज्यादातर इसका यूज पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी दो टेम्परेचर के अल्फा के बीच का क्या रिलेशन। चौथा, अगर R नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, तो T1 टेम्परेचर पर क्या होगा रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूला से निकलेगा R1 इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट T1, और T2 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, R2 इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट T2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो R1 बाई R2 R नॉट कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा नॉट T1 बाई 1 प्लस अल्फा नॉट T2। तो किसी भी दो टेम्परेचर के रेजिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन है, यहाँ से आप अल्फा नॉट निकाल सकते हो और भी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूलाज को दिमाग में रख करके और क्वेश्चंस बनाइए, और होमवर्क भी मिलेगा जिसका जवाब हमको जल्दी चाहिए होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इतना, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.0008। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 8 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, ओके। मतलब अल्फा नॉट दे दिया, आर नॉट दे दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कॉपर की एक मोटर है और मोटर की वाइंडिंग किसकी है, कॉपर की है, और रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस है 3.42 ओम, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर होल डे ऑपरेशन इट्स रेजिस्टेंस बिकम 4.22 ओम। दिन भर वो मोटर चलते चलते वायर से कंटिन्यूअसली करंट जाता रहेगा, हीट लॉस होता रहेगा I²R, मतलब वायर गर्म होगा, है ना। तो चलते चलते टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और बढ़ करके कितना होता है 4.22 ओम। तो आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, कितना टेम्परेचर बढ़ा,
मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से कितना ज़्यादा, मतलब कितना बढ़ा, क्या वैल्यू बढ़ा वो नहीं पूछ रहा है, कितना बढ़ा डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, और अल्फा दे दिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। अभी पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल है, अल्फा नॉट आपको पता है, आर नॉट पता है और टी पता है, कितने टेम्परेचर पे निकालना है, 100 पे। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट टी, और इसमें अल्फा नॉट की जगह ये पुट करेंगे, टेम्परेचर 100 है, आ जाएगा वैल्यू कितना 8.64। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कह रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 3.42 ओम, और कंटिन्यूअस ऑपरेशन से हीट जनरेट हुआ और उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़कर के हो गया 3.42 ओम पे। अगर हम 4.22 ओम पे, अगर हम 4.22 ओम पे जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो निकाल लें, तो उसमें से 20 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे तो हम लोग को राइज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। तो उसके लिए अब इन चारों में से कौन सा फार्मूला यूज करें? सबसे सटीक है लास्ट वाला, R1 by R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट T1 by 1 प्लस अल्फा नॉट T2, क्योंकि आपको R1 R2 दोनों पता है, अल्फा नॉट आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको सिर्फ एक अननोन होगा, तो मैंने वही यूज किया है। देखिए R1 by R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट T1 1 प्लस अल्फा नॉट T2, R1 की जगह 3.42, R2 की जगह 4.22, 1 प्लस दिस इंटू 20, 1 प्लस दिस इंटू 20, यहाँ से T2 निकालेंगे 79.58 होगा। कई लोग इसी को आंसर ले लिए होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल। ये आंसर नहीं है, आपसे राइज पूछा है, ऑप्शन में ये भी होगा और ये भी होगा, और आप ये मार के आएंगे बोलेंगे यस आई हैव गॉट 3 मार्क्स, बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि आपसे राइज पूछा है, कितना राइज होगा, तो राइज करने के लिए इसको -20 करना पड़ेगा, है ना, 29.58। ओके, अब आपको कुछ होमवर्क्स देते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, पहला है ए कॉपर कंडक्टर हैज रेजिस्टिविटी। एक बात आपको बता दें, जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है ना, इन सब में सेम रेजिस्टिविटी के लिए भी उसी तरह से वैलिड है। तो एक कॉपर कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी इतनी है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 1/254.5 ओम पर डिग्री सेल्सियस। ये कितना पर है? 20 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा की ये वैल्यू है। पता करना है दो चीज, पहला रेजिस्टिविटी एट 60 डिग्री सेल्सियस और दूसरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्लैटिनम कॉइल, प्लैटिनम का कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है 3.146 ओम एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरा वैल्यू दे रहा है 3.767 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पे और अल्फा निकालना है 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे इन चारों फार्मूलाज के हेल्प से। तो इनको बनाइए, इनका सॉल्यूशन भेजिए ग्रुप पे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और लास्टली जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए, वैसे वैसे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वही फ़ोनपे नंबर है, तो उस पर 1000% के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।